हेलो फ्रेंड्स, कहाँ पे हेलो फ्रेंड्स ये है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड बात करेंगे। पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, अराउंड है ना 200 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाए जाएंगे, जिनके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि जो 25 सवाल होते हैं ना आपके एमटीएस के, उसमें से आपके कम से कम 20 सवाल यहाँ से अटकने के चांसेस हम बनाने की कोशिश करेंगे जरूर। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली और रिपीटेड पैटर्न जो एसएससी का रहता है उसके बेसिस पे हमने मतलब अपना डाटा तैयार किया है। अब ये है कि मतलब 200 क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे, मगर हर एक क्वेश्चन का एक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है ना। तो पोस्टमार्टम कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास में होगा। लेट अस सपोज आपके पास में बोल दिया जाता है कि आर्टिकल नंबर हमारे पास में कोई है विच इज 17। तो आर्टिकल 17 हमारे पास में क्या कहता है। तो आर्टिकल 17 आपसे मतलब कोई क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि मतलब हाँ भी आप बताओ कि जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत के विरुद्ध हमारे पास में मतलब कि है, उसको कौन सा आर्टिकल बोलता है। तो आपको ऑप्शंस में दे देगा 1 2 3 4 करके, और आपको बोल देगा आर्टिकल नंबर 13 14 17 20 कुछ ऐसा करके बोल देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया हमारे पास में आर्टिकल कौन सा आता है। तो हमको ये आंसर मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल हमारे पास में कौन सा आता है। तो 17 आता है। अब ये आर्टिकल 17 जो है मेरे पास में, ये आर्टिकल कौन से पार्ट में आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट नंबर 3 में आता है। किसके अंदर आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये राइट टू फ्रीडम में आता है। क्योंकि देखो आपके पास में पहले तो इक्वालिटी वाला राइट आता है, थर्ड पार्ट के अंदर ही राइट टू इक्वालिटी आता है, जिसके अंदर आपके पास में जो आते हैं ना वो आते हैं आपके पास में 14 से 18 तक, ठीक है। तो ये राइट टू फ्रीडम नहीं, सॉरी, राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा आपका। तो ये राइट टू इक्वालिटी में, हाँ वैसे भी छुआछूत से रिलेटेड है ना। तो मतलब कि इंडिया में सभी लोग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और बात आप समझ लो कि मतलब जो राइट टू इक्वालिटी है, इसमें एक तो आपका आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपके पास में जो दूसरा आर्टिकल होता है वो आर्टिकल, एक तो 14 इंपॉर्टेंट होता है, 17 एंड 14 दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है अपने आप में। तो 14 क्या कहता है हमारे पास में, ये बोलता है कि कोई भी जो पर्सन होगा हमारे पास में उसके लिए लॉ, मतलब उस सभी के लिए, मतलब कोई भी पर्सन होगा उसके लिए, सबके लिए कानून जो होगा एक समान होगा, ठीक है ना। रूल बिफोर लॉ, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये रूल ऑफ लॉ भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला होता है। अब इसी तरीके से हमारे पास में मतलब कि कोई भी चीज मतलब पूछी जा सकती है। अब आर्टिकल अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल अब कितने होते हैं। तो आर्टिकल आज की डेट में आपके पास में 448 है, 448, पहले 395 होते थे। इस तरीके से आपको मतलब कि सारी बातें थोड़ी सी समझनी होंगी। पार्ट हमारे पास में इसके अंदर 3 वाला आता है। टोटल पार्ट आपके पास में जो पहले 22 होते थे और अब जो होते हैं आपके पास में वो 25 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते हैं वो लोग। तो वो बोलते हैं कि भाई जैसे कोई एक जज है हमारे पास में, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है हमारे पास में, उसका जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो देखो एलिजिबिलिटी जो होती है इसके लिए हमारे पास में वो दो तरीके की मतलब मेन होती हैं। तो कौन सी होती हैं। पहली बात, या तो उन्होंने 5 साल 5 years एज अ कोई भी मतलब कि जो हाई कोर्ट होता है हमारे पास में, उसमें हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, और या फिर 10 years का उन्होंने एज अ लॉयर काम किया हो इन द हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता रहता है, ओके। उसके अलावा जैसे हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसको किस तरीके से इसको मतलब हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास में जो है ना इम्पीचमेंट करना होता है, और ये सेम प्रोसेस होता है एज लगभग जो आपके पास में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए होता है। अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मतलब ये महाभियोग होता है। मतलब मान लो अगर एक रूलिंग पार्टी है या फिर मतलब कोई पार्टी है वो चाहती है कि मतलब हाँ भी हम अपने राष्ट्रपति को बदल दें या फिर सीजीआई को बदल दें। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको बदलने के लिए बेसिकली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर एजेंसी नहीं है कि मतलब वो सीधा बोलेगी कि हाँ भैया आप अपनी पोजीशन से, अपनी मतलब जो जगह है आपकी, मतलब राष्ट्रपति हो आप या फिर मतलब जो सीजेआई हो, तो आप अपनी पोस्ट को छोड़ दो, ठीक है ना। या फिर कोई कंप्लेंट मतलब ऐसे सीधा नहीं बोल सकते उस पर। उसके लिए होता है महाभियोग, ठीक है ना। मतलब कि राज्यसभा
और लोकसभा दोनों मिलके मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी देंगे। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है अराउंड 70% ऑफ द वोट इनके भी, राज्यसभा वालों के और लोकसभा वालों के भी 70% वोट कंपलसरी होते हैं। अब इसके अलावा अगर जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि मतलब कि जैसे इम्पीचमेंट की बात हो रही है हमारे पास में कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है वो, उसकी इम्पीचमेंट आपकी सेम टू सेम किसके जैसे होती है, तो प्रेसिडेंट के जैसे होती है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट वाला रूल होता है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा लगता है आपका, तो आर्टिकल लगता है आपका 61। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि हाँ भाई भारत जो है हमारा, उसके अंदर एक राष्ट्रपति जरूर होगा, तो आपका आर्टिकल 52 कहता है कि देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती, ये पता होना चाहिए फिर आपको। जैसे अगर इन केस किसी भी तरीके से आकस्मिक मौत हो जाती है या फिर कहीं पे मतलब कि किसी वजह से मतलब लंबे दौरे पे मतलब चले जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं अगर प्रेसिडेंट हमारे, तो क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं उस पोजीशन को। तो वहां पे मतलब उसकी जो पोजीशन है वो ले ली जाती है कि मतलब कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो कौन ले लेता है, वाइस प्रेसिडेंट। और इन केस अगर एक ऐसा मान लेते हैं कि कोई केस बनता है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट जो है वो भी अवेलेबल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन मतलब संभालेगा, फिर वहां पे करेगा CJI, विच मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो वहां पे हमारे पास में उस वक्त के लिए राष्ट्रपति एज अ काम करेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर और भी बातें हुई हमारे पास में, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका, राज्यसभा का। मतलब राज्यसभा का जितना भी काम होगा ना वो कौन देखता है, वो देखता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। सॉरी, क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट होता है वो कभी भी मतलब कि ज्यादा काम खुद नहीं करता, तो वहां पे उसकी सारी जो जिम्मेवारी होती है वो वाइस प्रेसिडेंट देखता है। और जो काम करने के लिए जो एक्टिंग मेंबर होता है वो कौन होता है आपका, वो होता है आपका PM, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री से आप मतलब इसको रिलेट करके लेके जा सकते हो कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि मतलब हाँ भाई हमारे पास में एक प्रधानमंत्री, मतलब भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री और उसका एक मंत्रीगण होगा। मंत्रीगण मतलब कि बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। तो वो आर्टिकल आपका कौन सा बोलता है, वो आपका बोलता है आर्टिकल नंबर 74। और वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको बताता है कि मतलब कि हाँ भाई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी काम के प्रति, कौन, तो वो होंगे हमारे पास में प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब देखो 74 तो ये कहता है कि मतलब हमारे पास में प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ होगा ही होगा। और आर्टिकल 75 होता है एक हमारे पास में, वो क्या कहता है कि जो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी मतलब कि काम होते हैं ना गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये सब बातें हुई। अब एक काम करते हैं, 75 के राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो मतलब हमारे पास में एक आता है पार्लियामेंट से रिलेटेड। देखो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या है, एक होता है आपके पास में आर्टिकल 79, एक होता है आपका 80, एक होता है आपका 81। तो आपके पास में 79, देखो ये वाले आर्टिकल्स आपके पास में मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाले होते हैं और इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा बातें भी बता ही रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। आप ये मत सोचना कि मतलब कि सिर्फ आर्टिकल्स की क्लासेस हो रही है, ओके। तो आर्टिकल 79 जो होता है हमारे पास में वो ये बोलता है कि मतलब भैया पार्लियामेंट होंगी हमारे पास में एक। आर्टिकल 80 क्या बोलता है हमारे पास में कि एक राज्यसभा होगी उसके अंदर। 81 क्या बोलता है कि उसके अंदर लोकसभा होगी। अब पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके पास में क्या चीजें आ जाती हैं, पार्लियामेंट में हमारे पास में ये दोनों जो चीजें हैं ना, लोकसभा और ये जो राज्यसभा है, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। लोकसभा जो होता है इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो मैक्सिमम सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, वो 552 होती हैं, जिनमें से बेसिकली होता क्या था कि 545 जो होते हैं हमारे पास में, दीज आर द मेंबर्स, जो कि मतलब अभी जिन पे इलेक्शंस होते हैं। 5 आपके पास में वो सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर वगैरह के इलाकों में, मतलब जो विवादित सीटें हैं उनके ऊपर जा रखी हैं। और जो 2 सीटें हैं ये पहले एंग्लो इंडियन के अंदर होती थी, मगर अब इनको निकाल दिया गया है बाय द, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना आपका 104, 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो 2 सीटें थी जो कि एंग्लो इंडियंस के लिए थी। एंग्लो इंडियंस मतलब आंग्ल भारतीय, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, इनकी सीटों को मगर अब निरस्त कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। और इनकी सीटें जो दोनों की दोनों थी वो किनको दे दी गई हैं, वो दे दी गई हैं आपकी SC और ST को। तो SC ST वालों को मतलब ये सीटें दे दी गई हैं। अच्छा, तो इसमें से क्या होता है कि ये जो हमारे पास में दोनों सीटें होती थी
ये कौन करता था मनोनीत? ये प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब कि मनोनीत किए जाते थे, एंग्लो इंडियंस वाले होते थे। मगर अब क्या होगा कि वो दोनों की दोनों सीटें जो SC ST को दे दी गई हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मनोनीत से अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा होगा हमारे पास में। तो राज्यसभा में क्या हो सकता है हमारे पास में कि मतलब इसमें मेंबर्स कितने होंगे आपके? तो 250 मेंबर्स इसके अंदर आपके पास में आते हैं। इसके अलावा एक बात और समझ लो, जिनमें से 12 मेंबर्स होते हैं आपके, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 12 मेंबर्स आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपके पास में ये एक जानकारी हो सकती है। ये जो चारों तरफ से मेंबर, मतलब ये 12 मेंबर होते हैं, ये 4 डिफरेंट फील्ड से आते हैं, जिनमें एक आपका आर्ट होता है, एक आपका लिटरेचर होता है, आपका एक लैंग्वेज होता है, और एक आपका सोशल, मतलब जो सोशली जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो उनसे रिलेटेड उन बंदों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर और कुछ बातें बताऊं तो पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है 2026 के अंदर में, जिसको हम सेंट्रल विस्टा भी बोलेंगे। जो दिल्ली मतलब जो हमारा नॉर्मल वाला पार्लियामेंट था उसी के जस्ट सामने के जगह पे बन रही है। और इसका जो शेप होगा, देखो अभी पहले वाला जो था हमारे पास में ऐसा वाला था पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट को बनाने में किसका हाथ था? तो ये एडवर्ड लुटियंस नाम का एक बंदा था, एडवर्ड लुटियंस। तो इस बंदे ने बनाई हुई थी ये सारी, मतलब ये वाली बिल्डिंग जो है हमारे पास में। अब क्या हो रहा है कि इसके सामने ही क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा ट्राइंगल वाली फॉर्म में आपका उसमें नया वाला पार्लियामेंट हाउस बन रहा है। इसके अंदर जो आपके पास में 700 के अराउंड मतलब लोगों के बैठने की सुविधा थी, और इस वाले में जो आपके पास 700 मतलब कि 750 के ऊपर था, वैसे 780 के अराउंड थी वो, अराउंड बोल रहा हूँ मैं आपके, ठीक है ना। अगर आपके पास में आएगा भी तो या तो आप नेट पे एक बार फिर भी दोबारा देख लेना, और वरना फिर मतलब कि एक बार सर्च कर लेना। और अब जो नया वाला बनेगा उसमें हमारे पास में समथिंग 1200 के आसपास लोग होंगे जिनके बैठने की सुविधा होगी। जो 1200 होंगे मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में कंबाइंडली जो बैठ सकते हैं। सॉरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट से जैसे रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट हमारे पास में होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास में है ना बेसिकली 3 टाइप की पावर्स होती हैं अपनी खुद की, मतलब वोटिंग पावर बोल सकते हो आप उसको। तो एक होता है आपके पास में सबसे शक्तिशाली भी बोल सकते हो उसको आप, पॉकेट वीटो। एक होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट सॉरी वीटो, और एक होता है आपका सस्पेंसिव वीटो। इनमें से क्या होता है कि ये जो पॉकेट वीटो होती है ये सबसे ज्यादा एक अच्छी पावर, मतलब जो होती है ना सबसे ज्यादा खतरनाक पावर होती है, वो प्रेसिडेंट की ये होती है। और एक बात और समझ लेना कि पॉकेट वीटो एक ऐसी पावर है इनके पास में जिनके लिए वो किसी के लिए भी जवाबदेही नहीं करते, मतलब जो इन्होंने बोल दिया वही होगा, ठीक है ना। अब देखो इससे रिलेटेड और कुछ बातें कर लेते हैं। देखो टॉपिक जो है ना वो तो वैसे हमारे पास में बहुत ज्यादा भयानक हो जाते हैं, मतलब चीजों को एक से दूसरे रिलेट करने बैठ जाओ तो आप बस करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओगे। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा की बात आ गई तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसके ऊपर। एक आपका बन जाता है एक मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं आपके पास में, खासकर एसएससी का तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो मनी बिल के बेसिस पे हमारे पास में क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो मनी बिल जो होता है ये आर्टिकल 110 के तहत आता है। आर्टिकल्स देखो आपको थोड़ा बहुत तो समझने जरूरी होते हैं। तो 110 नंबर पे आर्टिकल पे आता है। अब मनी बिल जो होता है वो क्या होता है? देखो कोई भी अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कोई एमपी अगर चाहता है कि मतलब हाँ भाई हमारे को इतने पैसे चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वहां पे एक बिल वो बनाएगा, तैयार करेगा, और वो लोकसभा में पास होना चाहिए। देखो लोकसभा में पास होना कंपलसरी होता है क्योंकि राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट का इसमें कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब वो क्या कर सकते हैं, मतलब मान लो एक मनी बिल है मेरे पास में, वो आया लोकसभा के अंदर और वो मान लो पास हो गया। पास होने के बाद क्या होता है, वो राज्यसभा में जाता है स्वीकृति के लिए। स्वीकृति के लिए मतलब कि मतलब उसको जाना होता है कि मतलब कि हाँ भैया पास कर दो, बहुत बेहतरीन है। नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर राज्यसभा ने इसको रोक के रखा ना 14 डेज के अराउंड में, मतलब ये इससे ज्यादा नहीं इसको मतलब कि रोक सकता, तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है वो बिल, ठीक है ना। तो इसका कोई इसलिए राज्यसभा का कोई इसमें रोल नहीं होता खास, क्योंकि लोकसभा जो होती है इसमें पूरी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपसे कभी बोले कि मनी बिल में किसकी ज्यादा पावर होती है तो आप बोलोगे लोकसभा की।
मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, तो आप बोलोगे 110 है। फिर आपके पास में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें राज्यसभा जो होती है हमारे पास में और जो लोकसभा होती है, इनकी दोनों की बिल्कुल बराबर पावर होती है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है हमारे पास में, इस पे दोनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ में ये आना चाहिए। किसी एक में भी अगर ये फेल हो जाता है, मतलब मान लो लोकसभा में इसको मिल गए आपकी 70%, मान लेते हैं कि 70% बहुमत मिल गया इसको, क्योंकि देखो 2/3 का मतलब होता है हमारे पास में 66.67%। तो इससे ऊपर परसेंटेज अगर मिल रही है तो दैट मीन्स कि वो बिल पास होगा। कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो वो वाला होगा हमारे पास में, सॉरी एक्ट नहीं है ये बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ओके। तो 70% मान लो अब इससे मिल गया, मगर यहाँ पे जो है ना वो 65% ही रह गया, मान लो 65% रह गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 66.67% से कम रह गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो गाइस, इसमें पता है कुछ और नहीं करना है आपको, एक टॉपिक को पढ़ो और रिलेट करते हुए चलो, और मैं कोशिश पूरी यही रखूंगा कि उस चीज को पूरा पोस्टमार्टम से कर लें, ठीक है ना। एक चीज और आपके पास में जो आ जाती है, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। लोकसभा जो होती है हमारे पास में और राज्यसभा जो होती है हमारे पास में, इसको बोला जाता है टेम्पोररी बॉडी, लोकसभा को टेम्पोरेरी बॉडी, और ये जो राज्यसभा होती है इसको बोलते हैं परमानेंट बॉडी। देखो आप इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो। लोकसभा जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हर 5 साल में नए मेंबर आएंगे और नए मेंबर सारे के सारे आके बैठेंगे, और उसके बाद में हर 5 मतलब अगले 5 साल जब हो जाएंगे, बीत जाएंगे, तो इन सारे बंदों को हटा दिया जाएगा यहाँ से, और वहां पे फिर नए वाले बंदों की एंट्री हो जाएगी। मगर राज्यसभा क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे पास में कॉलेज टाइप का होता है सीन। मतलब मान लो पहले वाला साल का ये रहा, दूसरे साल के बच्चे ये रहे, तीसरे साल के बच्चे ये रहे। तो मतलब क्या होता है, हर 2 साल में, मतलब यहाँ पे इस कॉलेज में क्या होता है, एक साल में हमें पास होना होता है, यहाँ पे हर 2 साल में बंदे पास होते हैं। तो मान लो ये वाले बंदे जब यहाँ पहुंचेंगे 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद ये वाले पहुंचेंगे, तो ये वाले निकल के बाहर चले जाएंगे और इनकी जगह पे क्या होगा, एंट्री लेंगे दो, मतलब अगले 2 साल के लिए नए बंदों की एंट्री होगी वहां पे। मतलब क्या होता है कि 1/3 ऑफ द मेंबर जो होंगे ना राज्यसभा के, वो हर हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे आते हैं नए वाले बंदे, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। देखो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होता है हमारे पास में, किसको बोला जाता है, ये हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, ओके। अब प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें वैसे भी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो ये वाली चीजें हमारे पास में होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा सा भाई पंचायती राज से रिलेटेड बातें कर लो। तो पंचायती राज जो है हमारे पास में, ये जो है सबसे पहले इसको CDP के नाम से जानते थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते थे, और इसका कंसेप्ट जो दिया था वो हमारे को महात्मा गांधी ने दिया था, और ये 1958 में इसको शुरू किया गया था। बट क्या हुआ था एक्चुअली, मतलब कि ये उतना ज़्यादा काम कर नहीं पाया था, जिसकी वजह से क्या किया गया था 1993 के अराउंड में इसको पंचायती राज के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। और पंचायती राज में इसके अंदर 3 डिफरेंट लेवल बनाए गए, जो था आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक ब्लॉक लेवल और एक विलेज लेवल। तो आपके पास में मतलब कि यहाँ पे पंचायती राज वाला सीन हो गया था, ठीक है। पंचायती राज शुरू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा था, तो वो आपकी जो राज्य था वो था राजस्थान। कौन सी जगह थी जहाँ पे मतलब ये शुरू किया गया था, तो ये आपका करा गया था नागौर जिला, ठीक है ना। नागौर जिला मतलब कि आपका है, तो वहां पर से मतलब कि इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जब चीफ जस्टिस वगैरह के बारे में पढ़ लिया, प्रेसिडेंट का में, हाँ ठीक है। तो आपके पास में देखो आर्टिकल एक 32 होता है, और ये होता है हमारे पास में केंद्र की शक्ति होती है, केंद्र के पास में होती है शक्ति। और एक होता है हमारे पास में आर्टिकल 226, जो कि हमारे पास में राज्य की शक्ति होती है। अब देखो केंद्र क्या होता है, केंद्र का मतलब ये हमारे पास में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, और यहाँ पे राज्य वाला मतलब हो गया आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है ना।
सुप्रीम कोर्ट का एक मेन रोल आपको अलग से बताया जाए कि अगर देखो दो राज्यों के बीच में, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में, मतलब मान लो कोई भी कलेश अगर मच रहा है किसी भी तरीके से, मतलब उनकी बातचीत आपस में नहीं बन रही है, जैसे अभी मान लो कि जैसे आपका अभी बंगाल में हुआ था कि केंद्र कुछ कह रहा था और वहां पे मतलब क्या था कि जो ममता बनर्जी है वो नहीं मान रही थी उस चीज को। तो ये सारे जो मुद्दे होते हैं इस टाइप के, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कोई हाई कोर्ट में नहीं जाते कभी भी, वो कहाँ जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 32 जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास में है ना रिट जुरिडिक्शन के लिए आप जा सकते हैं। रिट्स होते हैं कुछ, मतलब आपके ऐसे पर्टिकुलर मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल आपके 32 में आते हैं, आर्टिकल 32 में आते हैं। और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हार्ट एंड सोल। ठीक है ना। मतलब आत्मा बोला था किसका, तो आत्मा किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की आत्मा बोला गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 32 किसके लिए होता है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा कि ये जो चीजें हम मतलब आज पढ़ रहे हैं या जब भी हम पढ़ेंगे तो हर एक क्लास से आपको कम से कम एक या मैक्सिमम दो